नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर न्यायपालिका में नवाचार से संबंधित है। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रयोग के तौर पर न्यायालयी कार्यवाही का सीधा प्रसारण आरंभ किया है। इस न्यायालयी कार्यवाही के सीधे प्रसारण को मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय के निर्देशन के तहत आरंभ किया गया है। स्वप्निल त्रिपाठी बनाम उच्चतम न्यायालय वाद में देश के सबसे बड़े न्यायालय ने न्यायालयी कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। हालांकि इसे लागू नहीं किया गया है क्योंकि ये मामला उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के अधीन विचाराधीन है। आइए अब जानते हैं इस वाद में दिए गए मुख्य दिशा निर्देशों को। केवल एक निर्दिष्ट श्रेणी या संवैधानिक एवं राष्ट्रीय महत्व के मामलों का ही सीधा प्रसारण किया जा सकता है। वाद में ये भी निर्देश दिया गया कि इसके लिए सभी पक्षों की पूर्व सहमति आवश्यक है। साथ ही सीधे प्रसारण एवं न्यायिक कार्यवाही के बीच उचित समय अंतराल को बनाए रखना चाहिए। आइए अब सीधे प्रसारण के महत्व को भी जानते हैं। इससे न्यायालय के प्रति जनता के विश्वास में वृद्धि होती है और न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए मुद्दों के विषय में लोग शिक्षित होते हैं और अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर जनता की निर्भरता कम होती है। ये अधिवक्ताओं को अपने ग्राहकों के प्रति जवाबदेह भी बनाता है। वहीं दूसरी तरफ सीधे प्रसारण के विरुद्ध कुछ तर्क भी दिए जा रहे हैं। आइए उन्हें भी जानते हैं। मीडिया द्वारा टीआरपी के लिए विधिक तर्कों और कानून के न्यायशास्त्र पर अनावश्यक बहस की जा सकती है। निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। न्यायालयों का निर्णय जनता के द्वारा प्रभावित हो सकता है, जबकि निर्णय कानून और न्यायशास्त्र की भावना का पालन करते हैं, जो लोगों के मतों के अनुरूप नहीं भी हो सकते हैं। अगली खबर महिलाओं से संबंधित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की विवाह संबंधी विधिक आयु में वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि सरकार शीघ्र ही महिलाओं की विवाह संबंधी आयु पर निर्णय लेगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित करता है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विवाह की औसत आयु पहले से ही 21 वर्ष से अधिक है, जो कि 22 साल 3 महीने है। आइए वैवाहिक आयु में वृद्धि के लाभों को जानते हैं। इससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अनुपात में कमी आएगी और साथ ही पोषण स्तर में सुधार जैसे सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार कम आयु में विवाहित होने वाली महिलाओं से जन्म लेने वाले बच्चों में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वित्तीय मोर्चे पर महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और करियर बनाने तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनने के अवसर प्राप्त होंगे। इससे महिलाओं को श्रम बल में प्रवेश करने का अतिरिक्त अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि उच्च वैवाहिक आयु के साथ कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होती है। हालांकि ये भी तर्क दिया जा रहा है कि विवाह की आयु में वृद्धि से लड़कियों के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उन्हें निजी मामलों में कम स्वतंत्रता प्राप्त होगी। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट अभिभावकीय नियंत्रण का एक साधन बन गया है और अभिभावकों द्वारा इसका उपयोग घर छोड़कर जाने वाली पुत्रियों के खिलाफ किया जा सकता है। तीसरी, भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिय स्तरीय बैठक संपन्न। दरअसल 2+2 संवाद एक पद है जिसका उपयोग सामरिक और सुरक्षा हितों पर चर्चा करने के उद्देश्य से दो देशों के रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रालय के मध्य एक संवाद तंत्र की स्थापना करने के लिए किया जाता है। भारत ने अन्य क्वाड देशों जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 संवाद तंत्र स्थापित किया है। आइए अब जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुई इस बैठक के निष्कर्ष। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाना। इसके तहत बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते बीका पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये भारत को अमेरिकी भूस्थानिक आसूचना यानी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस का उपयोग करने और मिसाइलों एवं सशस्त्र ड्रोन जैसी स्वचालित प्रणालियों और हथियारों की सटीकता बढ़ाने की अनुमति प्रदान करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए मुख्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे पृथ्वी विज्ञान पर तकनीकी सहयोग, परमाणु सहयोग पर व्यवस्था का विस्तार, डाक सेवाओं पर समझौता, आयुर्वेद और कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग, कोविड-19 महामारी के दौरान सहयोग, मंत्रियों के उच्च गुणवत्ता युक्त, सुरक्षित, प्रभावी और वहनीय कोविड-19 वैक्सीन और वैश्विक स्तर पर उपचार तक पहुंच को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने की मांग की है।
अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। ACR यानी आसन कंजर्वेशन रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 38 हो गई है, जो कि दक्षिण एशिया के सभी देशों की तुलना में सर्वाधिक है। ACR उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के निकट यमुना नदी के तट पर स्थित है। ACR कई प्रजातियों का पर्यावास स्थल है, जैसे व्हाइट रम्ड वल्चर, हल्के लाल रंग वाली बत्तख, लाल सिर वाले गिद्ध। आइए अब जानते हैं रामसर अभिसमय 1971 के बारे में। ये एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि को विश्व भर में चयनित आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक विशेषताओं को संरक्षित रखने के लिए रामसर ईरान में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और मानवीय जीवन की संधारणीयता को बनाए रखने के लिए आर्द्रभूमियों का एक वैश्विक नेटवर्क विकसित करना है। रामसर स्थल के रूप में घोषित आर्द्रभूमियों को इस संधि के सख्त दिशा निर्देशों के तहत संरक्षित किया जाता है। रामसर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया जाता है। इस सूची में एक आर्द्रभूमि को शामिल करने से सरकार की ये प्रतिबद्धता सुनिश्चित होती है कि उसके पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इंडिजन कार्यक्रम के परिणाम प्रकाशित किए हैं। CSIR ने भारत में विभिन्न आबादी समूहों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम के संपादन के मार्ग में व्याप्त अंतराल को समाप्त करने के लिए वर्ष 2019 में इंडिजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य आनुवांशिक महामारी विज्ञान को और ज्ञानवर्धक बनाना और जनसंख्या जीनोम डेटा का उपयोग करके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों को विकसित करना है। जीनोम किसी जीव के DNA का संपूर्ण समुच्चय होता है, जिसमें उसके सभी जीन शामिल होते हैं। प्रत्येक जीनोम में संबंधित जीव के निर्माण और प्रबंधन संबंधी आवश्यक सभी सूचना उपलब्ध होती है। इंडिजन प्रोजेक्ट के तहत देश भर से चयनित 1029 स्वघोषित स्वस्थ भारतीयों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण कार्य को पूर्ण किया जा चुका है। आइए अब जानते हैं जीनोम अनुक्रमण के महत्व। ये न केवल जनसंख्या के स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी आनुवांशिकी क्षेत्र में चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। ये शोधकर्ताओं को भारत विशिष्ट संदर्भ जीनोम डेटा सेट के निर्माण के अवसर प्रदान करता है। ये आनुवांशिक रोगों के लिए उत्तरदायी परिवर्तनों एवं आनुवांशिक रोगों के वाहक लक्षणों की पहचान में सहायता करेगा। ये आनुवांशिक रोगों के लिए उत्तरदायी परिवर्तनों और आनुवांशिक रोगों के वाहक लक्षणों की पहचान करने में सहायता करेगा। ये शोधकर्ताओं को भारत विशिष्ट संदर्भ जीनोम डेटा सेट के निर्माण के अवसर प्रदान करता है। ये प्रतिकूल घटनाओं को रोकने में सहयोग करेगा और बेहतर निदान और इष्टतम चिकित्सा प्रदान करेगा। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यूरोपीय संघ द्वारा जलवायु कानून पर एक समझौता किया गया। यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने यूरोपीय यूनियन के वर्ष 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए एक समझौता किया है। वर्ष 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यूरोपीय संघ को एकल स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि विभिन्न देश उत्सर्जन की मात्रा में पर्याप्त कटौती करते हैं तो कोई दूसरा सदस्य देश अधिक मात्रा में उत्सर्जन कर सकता है। ये समझौता वर्ष 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के लक्ष्य को विधिक स्वरूप प्रदान करेगा। साथ ही ये जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमों को परिभाषित भी करेगा। ब्रिक्स संसदीय मंच। हाल ही में ब्रिक्स संसदीय मंच की 6ठी बैठक आयोजित की गई। ब्रिक्स संसदीय मंच को ब्रिक्स देशों ब्राजील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका के बीच समन्वय, संचार एवं अंतःक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ये समकालीन वैश्विक मुद्दों पर संसद की भूमिका को सशक्त करने के उद्देश्य से ब्रिक्स देशों की संसदों के बीच अंतर संसदीय संवाद और संसदीय कूटनीति की सुविधा प्रदान करता है। केंद्र द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के भूमि संबंधी कानूनों में संशोधन किया गया। सरकार ने जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम की धारा 17 में उल्लिखित राज्य के निवासी पद को हटा दिया है, जो इस संघ शासित क्षेत्र में भूमि संबंधी मामलों के निपटान से संबंधित है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त किए जाने से पहले गैर निवासी जम्मू कश्मीर में किसी अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकते थे। नए कानूनों के अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य सेवा या शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में भी भूमि हस्तांतरित कर सकती है। हालांकि ये संशोधन गैर कृषकों को कृषि भूमि के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देते हैं।
ऊर्जा क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्राकृतिक गैस को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाने की मांग की है। पेट्रोलियम, डीजल, विमानन, टरबाइन ईंधन और कच्चे तेल के साथ प्राकृतिक गैस को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। आइए अब आपको बताते हैं प्राकृतिक गैस को जीएसटी के तहत शामिल किए जाने के बाद होने वाले प्रभाव। इससे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले भिन्न भिन्न मूल्य वर्धित कर यानी वेट समाप्त हो जाएंगे। इससे विद्युत और इस्पात उद्योग जैसे उद्योगों पर करों का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि ये उद्योग प्राकृतिक गैस का एक आगत के रूप में उपयोग करते हैं। देश की ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.3% से बढ़ाकर 15% तक सरकार के घोषित लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होगी। विवाद से विश्वास योजना। हाल ही में सरकार ने इस योजना के तहत विवादों के निवारण के लिए भुगतान की तिथि को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करने और सरकार द्वारा समय पर राजस्व सृजन के लिए लागू किया गया था। आइए अब जानते हैं इस योजना के लाभ। इससे निश्चितता का समावेश होगा, जो कि विवादों के संभावित परिणामों में अस्पष्टता को समाप्त करता है। योजना से प्रत्यक्ष रूप से बचत होती है। ये विशेषकर ब्याज, अर्थदंड और अभियोजन से छूट प्रदान करती है। इससे मौजूदा मुकदमेबाजी की लागत पर भी प्रभाव पड़ता है। योजना से लचीलापन आता है। ये योजना करदाताओं को भुगतान के वर्षों के लिए चयन का विकल्प भी प्रदान करती है। केरल सरकार ने सब्जियों और फलों के आधार मूल्य निर्धारित किए हैं। ये उपाय किसानों को मूल्यों की प्रतिकूल अस्थिरता से संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। पहले चरण में 16 कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा। आधार मूल्य उत्पादन लागत से 20% अधिक निर्धारित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया की स्थापना करने की भी परिकल्पना की गई है, जैसे कोल्ड चेन सुविधाएं और रेफ्रिजरेटेड वाहन। स्थानीय स्वशासी संस्थान सब्जियों की खरीद और वितरण प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करेंगे। वीओ चिदम्बरनार पत्तन पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की सुविधा आरंभ की गई। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा 24/7 आधार पर औद्योगिक माल से भरे हुए ई सील कंटेनरों के निर्यात की स्वीकृति को सुनिश्चित करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप माल निर्यात के लिए त्वरित और लागत प्रभावी स्वीकृति को बढ़ावा मिलेगा। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री से निर्यातकों की दक्षता में वृद्धि, प्रशुल्क लागतों में कमी और प्रतिस्पर्धा में सुधार होने से व्यवसाय करने की सुगमता में भी वृद्धि होगी। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु में स्थित है, जिसे पहले तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। ये भारत के 12 प्रमुख पत्तनों में से एक है। फेनी सेतु। बांग्लादेश के रामगढ़ से भारत के त्रिपुरा के सबरूम को जोड़ने वाले इस सेतु के निर्माण कार्य को इस वर्ष दिसंबर महीने तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इससे चट्टोग्राम और कोलकाता पत्तनों से माल के सुगम परिवहन को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।